आज की क्लास यहां से शुरू करते हैं बेटा। देखिए, क्लास 11th में आप लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है बेटा? ओन वर्ड्स में अगर हम लोग देखें, आइसोमेरिज्म को बेटा अगर डिसोसिएट करें इस टर्म को, आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब होता है क्या बेटा? सेम। और मेरिज्म कहां से लिया गया बेटा? मॉलिक्यूल से, ठीक है ना? सेम मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना? आइसोमेरिज्म कहां से आया? एक फिनोमिना है, इसका मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा सा और आगे डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है ना? क्या कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है ना? दो कंपाउंड है, जैसे एक है एल्कोहल, एक है एल्कोहल और दूसरा है ईथर। दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है बेटा। एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है। तो मैं कहूंगा कि अगर दो कंपाउंड ऐसे ऐसे हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा? सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है ना? दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर उनकी प्रॉपर्टी में जरा सा भी अंतर हो, जरा सा भी डिफरेंस हो, अगर उनकी प्रॉपर्टी में जरा सा भी डिफरेंस हो, तो मैं कह दूंगा कि दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? आइसोमर का। क्या रिलेशन रखते हैं? आइसोमर का। और इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर से मैं बोलूंगा बेटा, दो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but but different in at least one property, but difference in at least one property are called isomers, and this phenomena is called isomerism. तो ये हमने 11th में पढ़ा था। तो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था बेटा। अब आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी में डिफरेंस। तो जो प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आया है, तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस का रीजन, प्रॉपर्टी में डिफरेंस का रीजन की प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस क्यों है? अगर उनका स्ट्रक्चर है, अगर उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि दो कंपाउंड, अभी इसको हटा दो, ठीक है? दो कंपाउंड है जिसका मैंने बोल दिया, एक ए है, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, इसलिए आपस में क्या रिलेशन रखते थे? आइसोमेरिज्म का। प्रॉपर्टी में डिफरेंस था। अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने का जो रीजन है, अगर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग, तो दोनों के दोनों आपस में रिलेशन रखेंगे किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना बेटा? क्या रिलेशन रखेंगे आपस में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म, याद आ रहा है क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म, याद आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वो जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं। मतलब आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगेन फिर से, अगर अगर दो कंपाउंड जो आपस में आइसोमर्स है, ठीक है ना? और आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है। जो भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो बेटा, फिजिकल स्टेट डिफरेंस हो सकता है, कोई डिफरेंट कोई और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, कोई उनका केमिकल रिएक्शन डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है, ठीक है ना? तो अगर उनका रीजन स्ट्रक्चर नहीं है, अगर उनका रीजन स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है मतलब कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, अगर उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अगर उनका स्पेस में ओरिएंटेशन, स्पेस में, ठीक है ना, होने वाला जो ओरिएंटेशन है वो अगर अलग है, ठीक है ना, तो उसको, तो वो आपस में क्या आएंगे बेटा? वो आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। लाइक जैसे बेटा बेटा तो अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना? एक तो होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दो कंपाउंड कब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे? दो कंपाउंड कब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे बेटा? ठीक है, जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा। क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट ये होगा कि दोनों स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन में रखे गए होंगे,
ठीक है ना, उन दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, तब वो दोनों कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपस में रिलेशन रखेंगे। लाइक जैसे बेटा आपको मैं बताऊं ब्यूटूइन बेटा, ब्यूटूइन जानते हैं क्या? ब्यूटूइन का नाम जानते हैं? चलो ब्यूटूइन मैं लिख के बताता हूं। ब्यूट, क्या ये ब्यूटूइन है बेटा? यस सर। ये ब्यूटूइन है, ठीक है ना बेटा। इस ब्यूटूइन के दो डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले में, ठीक है ना, फॉर्मूला या मॉलिक्यूल में बना के बताता हूं। एक क्या बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3H H, और दूसरा क्या बेटा, C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप लोग ब्यूटूइन के नाम से जानते हो, ये भी ब्यूटूइन है। क्या दोनों के दोनों ब्यूटूइन है बेटा? यस सर। दोनों के दोनों ब्यूटूइन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है बेटा? यहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी एक साइड दोनों मिथाइल ग्रुप रखे गए, दोनों मिथाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी एक साइड रखे गए हैं, जबकि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप जो है बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अपोजिट साइड रखे गए हैं। यस और नो? यस सर। हाँ, तो समझ पा रहे हैं क्या? ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, हालांकि दोनों का नाम सेम है। ये भी ब्यूटूइन है, ये भी ब्यूटूइन है। तो अब इसको पहचाने कैसे जब अलग अलग है? तो इसके लिए एक और नाम जोड़ दिया गया, प्रीफिक्स लगा दिया गया। अगर दो सेम ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, बेटा ध्यान में रखना ना, ये चीजें तभी हुई जब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता ना, ऐसा सिंगल बॉन्ड होता ना, ये ऐसे दोनों सिंगल बॉन्ड होते, दोनों आइडेंटिकल होता, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होते, दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो क्यों आइडेंटिकल होते बेटा? क्योंकि आपको मालूम है अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हाँ, तो बेटा जैसे अगर समझ लो ये लकड़ी का एक गुटका मान लो, है ना, ये भी लकड़ी का गुटका है, दोनों के बीच में हमने एक कील लगा दिया। क्या लगा दिया? कील, ठीक है ना, कील लगा दिया लाइक ऐसा। तो बेटा आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और ये एक सिंगल कील लगा हुआ है, इसकी वजह से बेटा ये रोटेट भी हो सकता है, ये ऐसा भी रह सकता है, ये आपस में ऐसा इंटरचेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये वही कहानी। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये कंपाउंड ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर क्या किया, एक कील और लगा दी, एक कील का मतलब डबल बॉन्ड, जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड लगाया, अब ये बेटा ये ऐसे रोटेट नहीं हो पाएगा, मतलब रोटेशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट, रोटेशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट। तो ये कंपाउंड अब ये रोटेट नहीं हो पाएगा, अगर रोटेट होगा तो ये किसी एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो? और बॉन्ड तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है तो रोटेशन क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट, और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाने से एक आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ठीक है ना, बोलते हैं जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो इसी का एक टाइप है, एक पार्ट है। समझ पा रहे हैं क्या? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर भी प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जहां पे भी प्रेजेंट है, वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म अराइज होता है, स्टीरियो, स्टीरियो का कौन सा, जियोमेट्रिकल, स्टीरियो का कौन सा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये अराइज होता है। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा। ये कब अराइज होता है, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ये रोटेशन क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब रहता तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं था, बल्कि वो बेटा फ्री रोटेशन पॉसिबल था, ये आपस में फ्री रोटेट कर पाता था। जैसे ही एक और बॉन्ड आ गया रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, तभी हमने ये ब्यूटूइन का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेम ग्रुप सेम साइड है, ये यहाँ टूट कर यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर ये इसको रोटेट किया तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं बेटा, इसको प्रीफिक्स नेम क्या देते हैं खुशी, सिस। सिस, शाबाश, इसके लिए हम लोग देते हैं सिस। सेम ग्रुप अगर सेम साइड होता है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो इसके लिए बेटा हम लोग एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या, सिस। तो इसको नाम दिया गया सिस ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन।
और बेटा जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस। तो इसका नाम है ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है, ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है ना, तो ये दोनों कंपाउंड बेटा जिनका नाम तो सेम है बट इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है ना बेटा, लेकिन इनका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक हो गया बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आपका 11th में था, जो आपका किसमें था? 11th में। अब इसी का एक और टाइप आता है, ये हमने 11th में पढ़ा था ना, इसी का एक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक और टाइप आता है बेटा, वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो क्या आता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल। और ये जो है बेटा ये आपके 12th में है। ये कहाँ है बेटा? आपके 12th। और यही हमारा टॉपिक है जिसको हमको 12th में पढ़ना है। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. तो अब ये चीज है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसी के बारे में हमको जानना है। चलो अब ध्यान से एकदम अटेंटिव होके सारे का सारा जो ध्यान है बेटा इधर हो और ध्यान से पहले सुने। पहले मैं इसकी भूमिका बनाता हूँ बेटा कि क्या है। ठीक है ना, ये मतलब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या कंपाउंड होते हैं जो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। दिन में जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा हमने देखा, ठीक है, हमने ये देखा बहुत पहले की बात है, हमने जब देखा कि नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते थे, नेचर में ऐसे कंपाउंड पाए जाते थे जो लाइट के लिए क्या थे बेटा? सेंसिटिव थे। लाइट के लिए क्या थे? सेंसिटिव। बहुत मतलब आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा बेटा। जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे कोई भी कंपाउंड, लैक्टिक एसिड ले लो, लैक्टिक एसिड ले लो या कुछ और ले लो। ठीक है ना, ये ले लेता मैं लैक्टिक एसिड, ये ले लिया बेटा मैंने लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है लाइक ऐसा। ठीक है, ये एसिड है। हमने देखा, हमने क्या किया, हमने इसमें लाइट पास कराया। हमने क्या किया बेटा, इसमें एक स्पेशल टाइप का लाइट होता है, क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल सिंपल से एक लाइट हमने क्या कराया बेटा? पास कराया, ऐसे पास कराया। जैसे हमने लाइट को पास कराया तो ये जो लाइट है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो गया? रोटेट हो गया। मतलब यहां से ये जो हो बेटा यहां से आया और यहां से स्ट्रेट अगर आकर ये क्या हो गया बेटा? रोटेट हो गया लाइट ऐसा। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं कि ये जो डायरेक्शन ये राइट डायरेक्शन, मतलब राइट साइड में क्या हो गया? रोटेट हो गया। ठीक है, तब हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं जो कंपाउंड है ये लाइट के लिए क्या है बेटा? सेंसिटिव है। क्या है? लाइट के लिए सेंसिटिव, मतलब फोटो सेंसिटिव। समझना, ये टर्म आपको समझ में आ रहा है बेटा? फोटो सेंसिटिव। फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव का मतलब समझ ही गए। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड लाइट के लिए सेंसिटिव है, इसीलिए लाइट जो है इसको सीधे सीधे क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब अगर ये फोटो सेंसिटिव नहीं होता तो लाइट जैसे आया वैसे बिना डेविएशन के इसको आगे निकल जाना चाहिए था। बात समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Yes. हाँ। अगर कोई किसी कंपाउंड में लाइट को पास कराते हैं और बिना किसी डेविएशन के अगर लाइट उससे पास कर जाती है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो गिवन कंपाउंड था ये फोटो सेंसिटिव नहीं था। ठीक है ना। और अगर लाइट किसी भी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो डेविएट हो जाता है, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड क्या है? फोटो सेंसिटिव है। तो चलो, तो नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं बच्चों, नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। और लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं तो वो लाइट को पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। अगर वो राइट एंगल पर रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर उसने लाइट को लेफ्ट एंगल पर रोटेट किया, अगर उस गिवन कंपाउंड ने, जो भी हमने कंपाउंड लिया हुआ है, अगर उसने उस लाइट को लेफ्ट एंगल, ये है लेफ्ट एंगल, अगर लेफ्ट एंगल पर रोटेट किया तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। राइट एंगल पे करेगा तो उस कंपाउंड को हमको बोलते हैं बेटा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है ना बेटा, कंपाउंड। और अगर उसने किसी कंपाउंड को लेफ्ट एंगल पर रोटेट कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी कंपाउंड। बेटा ये डेक्स्ट्रो और लीवो जो कंपाउंड है ना, कोई कंपाउंड है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ, शायद मेरी बातें आपको समझ में अभी नहीं आई हुई कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। बेटा ग्लूकोज जानते हैं ना, ग्लूकोज पीते हैं बेटा, ग्लूकोज घर में अपन यूज करते हैं एनर्जी के लिए।
Yes, sir. वो ग्लूकोज जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है, ठीक है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? C2H5OH। आप बात पहले सी क्या C2 C6H12O6। हाँ C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आप लोग बाद में पढ़ोगे, हालांकि मैं बना देता हूँ। ये CHO ये हो गया बेटा, लाइक ऐसा, ठीक है ना। ये ऐसा समझ लो, ये कार्बन है, ये OH है, ये H है, ये C है, ये अगेन ये OH है, OH HCOH HCOH H कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और ये CH2OH, ये 6। तो ये बेटा ये ग्लूकोज का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हैं क्या? Yes, ठीक है। sir. ये जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, ये दो फॉर्म में होता है। ये ग्लूकोज दो फॉर्म में होता है, एक होता है डेक्स्ट्रो के फॉर्म में, एक होता है लीवो के फॉर्म में। एक होता है एल डेक्स्ट्रो, एल बोले तो लीवो स्मॉल बेटा, इसको रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और लीवो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। तो अब सुनना डेक्स्ट्रो बेटा, ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो में डिफरेंस क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो में डिफरेंस क्या है, अभी सुनते चलना ना बेटा, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो डेक्स्ट्रो जो होता है ना, डेक्स्ट्रो जो है और लीवो दोनों का स्ट्रक्चर सेम, दोनों का नाम भी सेम। डिफरेंस क्या है सुनना थोड़ा सा, यहाँ पे ये OH इधर होता है, ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। ये डेक्स्ट्रो है, अभी सुनना, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड, इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे OH इधर था, H इधर है, ठीक है ना। ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है। ये क्या है? डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, शॉर्ट में बोलते हैं डी ग्लूकोज, शॉर्ट में बोलते हैं डी ग्लूकोज। और इसी का अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज समझते हैं बेटा, इस ग्लूकोज के सामने अगर मैं मिरर रख दूं, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के सामने मैं मिरर रख दूं, तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस ओरिएंटेशन अलग होगा। ओरिएंटेशन अलग होगा, समझ पा रहे हैं बेटा? जैसे आपके सामने मैं मिरर रख दूं, आपके सामने मैं मिरर रख दूं और आप अपना पिक फोटो जो है उस मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। सपोज जैसे बेटा आप देखेंगे मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं मिरर में जब हूँगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि उस साइड से यही वाला हाथ उठेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लेफ्ट वाला हैंड उठ रहा है, यस और नो? Yes, sir. मेरा राइट मिरर के लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बस इतनी सी बात है कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है बेटा? डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, सेम स्ट्रक्चर एल ग्लूकोज का भी होता है, बस उसका वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है? मिरर इमेज। मतलब यहाँ पर ये CHO है, ये COH यहाँ पर राइट में था, तो यहाँ पर ये बेटा वो लेफ्ट में होता है, ये H हो गया। अगेन यहाँ पर C, ये OH, ये H, ये C, ये OH, OH H H CH2OH। चलो अब सुनेंगे मेरी बात। सर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो ओरिएंटेशन है अलग अलग है, ठीक है ना, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। इससे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? ग्लूकोज तो दोनों ही है सर, ठीक है ना, ग्लूकोज तो दोनों ही है, ठीक है। तो बेटा डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इसको डी क्यों बोला गया। डी इसलिए बोला गया कि ये लाइट को राइट एंगल में रोटेट करता था, और अगर हमने इसमें लाइट पास कराया तो इसमें रोटेट करता था बेटा लेफ्ट एंगल में, ठीक है ना। चलो ये तो हमने ये दे दिया कि इससे हमने इसका नाम दे दिया डी ग्लूकोज, इसमें इसको दे दिया एल ग्लूकोज। प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? तो बेटा इसके ओरिएंटेशन में ही फर्क आने से, सिर्फ और सिर्फ इसके ओरिएंटेशन में ही फर्क आने से इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि आप लोग जो ग्लूकोज यूज करते हो ना, वो कौन सा ग्लूकोज होता है? क्या दोनों यूज करते हो कि कोई एक यूज करते हो, या डी करते हो या एल करते हो या दोनों करते हो, क्या यूज करते हो बताओ मुझे। आप लोग जो ग्लूकोज ग्लूकॉन डी लेके आते हो ना बेटा, वो क्या कौन सा यूज करते हो आप लोग? डी ग्लूकोज। बेटा हम जो ग्लूकोज यूज करते हैं ना, हम डी ग्लूकोज डेक्सट्रोज यूज करते हैं। देखो उसको नाम लिखा रहता है डेक्सट्रोज, समझ पा रहे हो? हम क्या यूज करते हैं बेटा? डी ग्लूकोज। हम लोग एल ग्लूकोज यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
हमारा स्टमक जो होता है वो सिक्रीट नहीं करता। डी ग्लूकोज को पचाने के लिए हम लोग बेटा, ठीक है, हम क्या है बेटा, एलिजिबल हैं या इतनी एफिकेसी हमारे पास है कि हम लोग डी ग्लूकोज को पचा पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन एल ग्लूकोज को हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसके एंजाइम्स हमारे पास नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, इसको पचा सकते हैं, इसको पचा नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का ही फर्क है। मतलब ओरिएंटेशन के फर्क से इतना ज्यादा फर्क हो गया कि किसी एक को पचा पा रहे हैं, दूसरे को हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसको बेटा, इसको कौन डाइजेस्ट कर पाते हैं? इसको एनिमल्स कर पाते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके पास एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से वो एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स है बेटा, आप लोग पढ़ोगे, आप 12th में आप आगे हो तो प्लेटिन नाम का एक स्ट्रक्चर कंपाउंड है, प्लेटिन, ठीक है ना। प्लेटिन में प्लेटिनम होता है, अमोनिया होता है और क्लोरीन होता है। प्लेटिन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार मैं बता देता हूँ पहले कि सिर्फ एक होता है प्लेटिन नाम का एक कंपाउंड है। प्लेटिन क्या होता है बेटा? प्लेटिनम होता है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये प्लेटिन है। तो इस प्लेटिन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक है सिस प्लेटिन और एक है ट्रांस प्लेटिन। समझ गया क्या सिस और ट्रांस? अभी मैंने पहले बताया था। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो सोचो, मुझे Yes, बताओ, sir. एक बात मुझे बताना, सिस वो दोनों के दोनों बेटा प्लेटिन से ही बने हुए हैं। सिस और ट्रांस दोनों क्या है? प्लेटिन ही है, भाई भाई है। अरे यस और नो? राम और श्याम? Yes, sir. एक का नाम सिस आगे है प्लेटिन के, एक का नाम है ट्रांस। मुझे बताओ बेटा कितना का डिफरेंस होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। सोचो, आप सोच रहे होंगे सर दोनों ही प्लेटिन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन देखना बेटा सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन अलग हो जाने की वजह से कितना डिफरेंस हो गया। एक जो प्लेटिन है, कौन सा? सिस प्लेटिन, वो एंटी कैंसर एजेंट है। एंटी कैंसर मतलब कैंसर जो है बेटा किसी को, ठीक है ना, ट्यूमर को क्या करता है? सप्रेस करता है। मतलब कोई भी जिसको भी कैंसर है उसके लिए वो एक ड्रग का काम करता है, उसको वो हील करता है, एंटी कैंसर एजेंट। कौन? सिस प्लेटिन। एक प्लेटिन है कौन सा? सिस प्लेटिन, जो कैंसर की दवा है। और एक प्लेटिन होता है बेटा ट्रांसप्लेटिन। दूसरा क्या है? ट्रांसप्लेटिन। वो ट्रांसप्लेटिन उसी कैंसर का कॉज है। अब आप सोचो सिस और ट्रांस में कितना फर्क है। मतलब प्लेटिन के 2 स्ट्रक्चर, एक सिस और एक ट्रांस। एक जो स्ट्रक्चर है वो किसी बीमारी का इलाज है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसी बीमारी का कॉज है, कारण है। मैं समझ पा रहे क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके ओरिएंटेशन के ही फर्क की वजह से इतना बड़ा फर्क पैदा हो गया। तो बस इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ रहा है बेटा कि हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है ना। अब हम उन दोनों को यहाँ पर, ठीक है ना, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता था बेटा सिस और ट्रांस। यहाँ पर हम उन दोनों को हमने कैसे डिफरेंशिएट कर पाए? ये दोनों अलग अलग है, हम इस तरीके से डिफरेंशिएट। बेटा स्ट्रक्चर तो हमको दिखाई देगा नहीं, ठीक है ना, हमको स्ट्रक्चर तो दिखाई देगा नहीं। हमने उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया कि हमने किसी एक कंपाउंड में लाइट पास कराया, अगर वो राइट एंगल पर रोटेट हुआ तो उसको हमने बोल दिया डेक्स्ट्रो कंपाउंड है। और अगर उसी के जैसे दिखने वाला एक और कंपाउंड है, बिल्कुल उसके जैसा मिरर इमेज था, ठीक है, उस पे हमने लाइट पास कराया, ठीक है, तो वो लेफ्ट एंगल रोटेट हुआ, उसको हमने बोला लेवो। मतलब डी और एल किसी पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड में जो डी और एल होते हैं बेटा, डी और एल आपस में क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। डी और एल क्या होता है आपस में? मिरर इमेजेस। समझ पा रहे हैं क्या? तो लैक्टिक एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लैक्टिक एसिड भी 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक डी लैक्टिक एसिड होता है, एक्स्ट्रोरोटेटरी लैक्टिक एसिड होता है, एक लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड होता है बेटा। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है? मिरर इमेज है। दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं? मिरर इमेज। जैसे आप पाम देख पा रहे हैं बेटा, ये मेरी हथेली देख रहे हैं क्या? ठीक है ना, और इसी का मिरर इमेज ये है। अरे दिख रहा है क्या? बिल्कुल। ये बेटा ये जो अंगूठा है इसका मिरर इमेज ये कौन सा साइड में? राइट साइड में है, ठीक है ना। ये किधर है? ये किधर है? सॉरी, ये लेफ्ट में है। ये लेफ्ट में है, आपके लिए ये राइट हो गया ना। आपके लिए, आपके ऑब्जर्वर हो तो आपके लिए राइट में है, तो ये राइट अंगूठा ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। Yes. हाँ, तो ये एक दूसरे की क्या है बेटा? ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज वाला कंपाउंड लीवो है। तो प्लीज ध्यान में रखना, अगर कोई डेक्स्ट्रो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, अगर नेचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो 100%
लिवो रोटेटरी कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है और वो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज के जैसे होते होंगे। समझ पा रहे क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है डेक्स्ट्रो, क्या होता है लिवो और क्या होता है मिरर इमेजेस। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. सुनेंगे सब। चलो, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग जो लाइट को पास कराते हैं ना, वो कौन सी लाइट है? वो स्पेसिफिक एक लाइट होता है जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो हेडिंग डाला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना बेटा, उसके नीचे, ठीक है ना बेटा, अब एक पॉइंट लिखेंगे क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ठीक है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होता है जो किसी एक प्लेन में ही क्या करे बेटा? ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे। लाइट जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। लाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है बेटा। ठीक है ना, वो हर एक डायरेक्शन में क्या करता है? ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे सनलाइट, आप सनलाइट ले लो या आपके घर में जो बल्ब होता है बेटा उसकी लाइट ले लो आप लोग, ठीक है ना, तो उसकी जो लाइट्स है ना, जैसे आप सनलाइट ले लिया, ये सन, तो इसके ये जो लाइट है ना बेटा, इसमें ये लाइट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये पर्टिकुलर हर डायरेक्शन में ये इस तरीके से क्या करेगा बेटा? ये ऑसिलेट करेगा। इस डायरेक्शन में भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा। ऐसा ये आगे बढ़ता है ना, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा। अरे यस और नो? Yes, sir. तो पर्टिकुलरली हर एक डायरेक्शन में क्या करता है बेटा? ऑसिलेट करता है। तो हमको इसमें क्या चाहिए? हमको यहां से चाहिए एक ऐसा लाइट जो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में ही क्या करे? ऑसिलेट करे। पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में, मतलब हमको इनमें से कोई एक ऐसा लाइट चाहिए, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ठीक है ना। तो ऐसा लाइट जो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में ही क्या करे बेटा? ऑसिलेट करे, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बेटा? एक सबसे पहले होता है एक निकोल प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है जिसको हमने नाम दिया है निकोल, ठीक है ना। सिंपल क्वार्ट्ज का प्रिज्म होता है बेटा, निकोल प्रिज्म होता है। लाइक ऐसा, ये इस तरीके से इस शेप का एक प्रिज्म होता है ऐसा। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। सबको समझ में आ रहा है ना? ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है ना। इस निकोल प्रिज्म की खासियत क्या होती है? इस निकोल प्रिज्म में एक स्लिट होता है, एक स्लिट एकदम पतला, क्या बोलते हैं उसको? झिर्री बोल सकते हो आप लोग। स्लिट, स्लिट समझते हैं ना? ऐसा। तो ये पतली सी स्लिट होती है बेटा। जैसे बेटा आप लोग घर में, आप लोग के घर में बाथरूम में एक कांच की खिड़की लगी होती है, ठीक है ना। बाथरूम में बोल दो या कहीं और भी, कांच की खिड़की कुछ ऐसे लगी होती है बेटा, इस तरीके से। ये आपकी खिड़की है ना। उसमें इस तरीके से इस ऐसा 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 ही कांच के शेड लगे होते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. अब याद करो, अगर मैं कहूं मैं इस खिड़की के इधर हूं और आप उस खिड़की के उधर हो, ठीक है, और मैं कहूं एक लंबी सी लकड़ी या आप समझ लो स्केल, वो आप मैं बोलूं कि हमको मुझे पास करो, इधर से उधर दो, तो बेटा आप उसको कैसे दोगे? उस वो जो स्केल है, ये लकड़ी है समझ लो, ये लंबी सी लकड़ी है, ये ऐसी लंबी सी लकड़ी है, उसको आप किस तरीके से दोगे? क्या ऐसे सीधे सीधे दोगे क्या, या ऐसे दोगे क्या, या ऐसे दोगे, या ऐसे दोगे? मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 1 2 3, 1 2 3। ये जो लकड़ी है, लंबी सी लकड़ी है, उसको इस खिड़की से आपको पास करना, इधर से उधर भेजना है। तो आप उसको, उस लकड़ी को ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे? मंदाकिनी के किनारे बहुत सुंदर। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? Second. Second. सेकंड की थर्ड? Third. बेटा थर्ड है यार। ये लकड़ी ऐसी, ये मार्कर को मैं इसमें इधर से इधर पास करूंगा, तो भाई ऐसे तो दूंगा ना, ऐसे दूंगा तो अटक नहीं जाएगा, ऐसे दूंगा तो अटक जाएगा, ऐसे दूंगा तो अटक जाएगा। आपके लोहे के रॉड, ये कांच जो है बेटा ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो मार्कर मैं अगर उधर देना चाहूंगा तो मैं ऐसे दूंगा ना, तभी तो ये पास होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अगर मैं इसको मैं ऐसे पास कराऊंगा तो बेटा ये जो कांच ऐसे लगे हुए हैं वो इसको रोक नहीं देगा। Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर जो स्लिट है ना, ये स्लिट है ना, इस स्लिट से वही वाले लाइट पास होंगे
जो इसी के पैरेलल क्या कर रहे होंगे बेटा, ऑसिलेट कर रहे होंगे। बाकी जो लाइट है ना, वो यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये पतली सा स्लिट मतलब पतला सा ना बेटा, वो क्या बोल सकते हैं उसको आप, पतले सा छेद, ऐसी लंबी स्लिट। स्लिट मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस स्लिट से वही वाले लाइट पास होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। मतलब यहां से जैसे ही लाइट पास होगा बेटा, तो पर्टिकुलर इसी स्लिट के पैरेलल जो ऑसिलेट कर रहा होगा वही वाले लाइट पास होंगे। तो हमको ऐसे लाइट मिलेंगे जो किसी एक डायरेक्शन में ही क्या कर रहे होंगे बेटा, ऑसिलेट कर रहे होंगे। सबको समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आ गया बेटा, है ना। यहाँ पर बेटा आपको इसमें से वही वाले मार्कर इधर से पास होंगे जो ऐसे रखे गए होंगे, यही वाले मार्कर पास होंगे। ऐसे वाले मार्कर पास नहीं होंगे, ना ऐसे वाले होंगे ना ऐसे वाले होंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले मार्कर ही पास होंगे। मतलब इस निकोल प्रिज्म से ऐसे लाइट, ठीक है, पास होंगे बेटा जो इसी के पैरेलल क्या हो रही होगी, ऑसिलेट हो रही होगी। तो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करने वाले लाइट पास होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है बेटा, पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है ना बेटा, ये लाइट का वो बीम होता है, ठीक है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सुनेंगे बेटा ध्यान से, अब आगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहां से सन, बेटा वापस से लिख रहा हूं, ये सनलाइट है, ये सनलाइट, ये सन है, ये क्या है बेटा, सन। इसमें बहुत सारे लाइट थे जो डिफरेंट एंगल पे क्या कर रहे थे बेटा, रोटेट हो रहे थे। हमने इसको एक प्रिज्म, ये प्रिज्म का मैंने शेप यहाँ पर ऐसा बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बेटर तरीके से समझाया था, अभी शॉर्ट में। ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से ये पास हुआ, जैसे पास हुआ तो हमको एक लाइट मिला जिसको हम लोग बोल दिया क्या बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अब आगे एक ट्यूब रखी रहती है बेटा, ये पूरा सिस्टम होता है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पहले प्रिज्म होता है, ठीक है ना, और आगे ये ट्यूब होती है। इस ट्यूब में बेटा ऊपर में एक ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन को ओपन करके हम लोग जो कंपाउंड है जिसमें हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करते हैं कि ये फोटो सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है ना, तो वो ऊपर से ढक्कन हटा के उसमें हम लोग एक कंपाउंड भरते हैं, ठीक है, जो भी कंपाउंड है, चाहे वो आप कोई भी ले लो, लैक्टिक एसिड ले लो, ग्लूकोज ले लो, जो भी, मतलब इसमें क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और हम लोग को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करना होता है कि फोटो सेंसिटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर फोटो सेंसिटिव है तो ये जो लाइट जो है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो गया तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये रोटेट नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही निकल गया, इसका मतलब है क्या बेटा, कि ये जो कंपाउंड है ये फोटो सेंसिटिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. सुनेंगे मेरी बात, तो सुनेंगे बेटा, ये पूरा एक सेटअप बॉक्स होता है, लाइक ऐसा, ये पूरा एक सेटअप बॉक्स होता है। और आगे चल के बेटा, आगे चल के यहाँ पर ना, यहाँ पर एक आईपीस होता है, लाइक ऐसा, ये ऐसा, इसमें एक डायफ्राम लगा रहता है बेटा, ये जैसे आप लोग कैमरा में देखते हो ना, कैमरा में, ठीक है ना, ये और ये यहाँ पे लेंस रखा, ये लेंस, ठीक है ना, कुछ ऐसा। और यहाँ से आप लोग देख रहे होते हो, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है ना, ये आपकी आंखें हैं, सुंदर सुंदर सी आपकी आंखें, लाइक ऐसा, ठीक है क्या, ठीक है। तो आप सुनेंगे, तो तो यहाँ पर जो लेंस होता है ना बेटा, यहाँ पर भी ना, जैसा स्लिट इस प्रिज्म में होता है वैसा ही स्लिट इसमें भी होता है, जैसा स्लिट इस प्रिज्म में होता है वैसा ही स्लिट इस कैमरे पे भी होता है, आईपीस में भी होता है। तो अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो गया, मतलब जैसे रोटेट हो गया बेटा, मतलब ये लाइट जो ऐसे था, ठीक है ना, अब वो ये जो लाइट है कुछ ऐसे रोटेट हो गया, ऐसा, ये लाइट ऐसे रोटेट हो गया और इस एंगल से इसने थीटा डिग्री बनाया, राइट साइड में रोटेट हो गया। बात समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना। अगर ये लाइट डेविएट हो गया, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में रोटेट हो गया, तो ये क्या है बेटा, ये इधर से रोटेट हुआ, ऐसा हुआ, इधर से ऐसा रोटेट हुआ, तो ये राइट डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोलूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर लाइट राइट पे ना होके अगर वो लेफ्ट में रोटेट हो गया, कैसे रोटेट हो गया बेटा, लेफ्ट में, लाइक ऐसा, ये हो गया थीटा डिग्री। समझ पा रहे, लेफ्ट रोटेट हो गया अगर लाइट, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लेवो
रोटेटरी। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि लेफ्ट में रोटेट हुआ है या राइट में रोटेट हुआ है बेटा? तो आप क्या करेंगे ना, वो जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम, देखो लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे आ रही है, अगर वो डेविएट नहीं हुआ, अगर वो डेविएट नहीं हुआ तो सीधा सीधा आपके आंख में पड़ेगी, सीधा सीधा आपके आंखों में पड़ेगी और आपको लाइट दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर सपोज जो जो बेटा हमने लाइट पास कराया, अगर आपको यहां पर आपकी आंखों में दिखाई नहीं दिया, अगर आपको आंखों में दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये जो लाइट है पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे क्या हो गया है, डेविएट हो गया है। हाँ, डेविएट हो गया है, रोटेट हो गया है। तब आप क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि अब वो जो डायफ्राम था ना बेटा, वो डायफ्राम था ना, जैसे आप लोग करते हो ना कैमरे में, ठीक है ना, जूम इन जूम आउट, डायफ्राम को आप घुमाते हो बेटा, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, किसी के sir. पास कैमरा हो तो, ठीक है ना, तो आप अब डायफ्राम को बेटा उसमें ना एंगल लिखे होते हैं, 0 0 के बाद ऐसा, ये जो है ना बेटा ऐसा, उसमें ना आप देख पाएंगे ऐसा, तो ये 0 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, लाइक ऐसा, यहाँ पे फिर अगेन 240 डिग्री, फिर ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से बेटा इसमें एंगल होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो Yes, अगर sir. अब Yes, अगर sir. हाँ, तो अगर अब आप क्या करें, डायफ्राम को राइट एंगल में घुमाते जाते हो, राइट एंगल में डायफ्राम को घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, घुमाते जाते हो, तो वो अगर 180 डिग्री से पहले तक, जीरो से, ये क्या है बेटा, जीरो, आप राइट एंगल में घुमा रहे हो, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, मतलब चाहे वो 90 डिग्री पे हो या 90 डिग्री आगे, यहाँ के बीच में कहीं पे भी वो लाइट आपको दिखाई दे जाता है। समझ पर, इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या है बेटा, डेक्स्ट्रोरेटरी। देखो डायफ्राम घुमा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है बेटा, वो स्लिट जो है ना, वो स्लिट भी घूम रहा है, वो स्लिट भी घूम रहा है, और जैसे ही वो लाइट जो है बेटा इसके पैरेलल आ जाएगा, जैसे ही पैरेलल आएगा बेटा, वो सीधे आपके आंखों में जाएगा और आपको लाइट दिख जाएगी। यस और नो, समझ पा रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ, तो हम एक्चुअली में डायफ्राम घुमा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या, हम स्लिट को घुमा रहे होते हैं, हम स्लिट को इस तरीके से घुमा रहे होते हैं। तो अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर आपको मिलता है, मतलब लाइट जो है वो राइट डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो डेक्स्ट्रोरेटरी है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिला और इसके आगे मिलता है, इसका मतलब है कि वो राइट में नहीं, वो किधर रोटेट हुआ था, Left side. लेफ्ट साइड में। तो वो कंपाउंड क्या है, लिवो रोटेटरी। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, चलो, sir. तो सुनेंगे Yes, तो sir. बेटा, मैं आपको जो आपको नोट करना है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, ये नोट करेंगे, समझ में अगर आ गया है तो। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबको दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो ये डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन इसका नहीं पूछता, लेकिन एक बार अगर डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द सेम नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स and bonds, that is the connectivity between atom is the same and different spatial arrangement, spatial arrangement मतलब बेटा स्पेस में अरेंजमेंट जो है एटम का, ठीक है ना, एंड द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स बट व्हिच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो बेटा ये डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन इसका नहीं पूछता। तो पहला ये वाला जो पहला पेज है बेटा इसको छोड़ दो, ठीक है ना, इच नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। ये आगे आएगा बेटा ना, ये आपका आगे आएगा, तो पहला पेज छोड़ दिया जाए, हम बढ़ते हैं सेकंड पेज की तरफ। चलो आई एम सॉरी, सेकंड पेज में आपको क्या दिख रहा है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीपीएल, ठीक है ना। तो पीपीएल क्या है बेटा? पीपीएल आर लाइट वेव्स इन विच द वाइब्रेशन अकर इन अ सिंगल प्लेन। सबको दिख रहा है क्या? Yes. Yes, sir. हाँ, सबको दिख रहा है बेटा। देखो आप, ये क्या है बेटा, ये सनलाइट है, ये क्या है, ये है सनलाइट, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये एक प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म? कौन सा प्रिज्म बेटा? निकोल प्रिज्म। और यहाँ इस निकोल प्रिज्म से लाइट जब पास हुआ तो ये हमको जो मिला, ये क्या है, ये पीपीएल। अरे वो क्या है,
Plane polarized right. Plane polarized light. पोलराइज्ड लाइट। और ये क्या है बेटा, ये इसमें देखो ये ट्यूब, ये पोलरिमीटर ट्यूब है और इसमें भरा हुआ है कंपाउंड, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन सा कंपाउंड भरा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अरे समझ पा रहे हो क्या? Yes sir. Yes, हाँ। sir. तो अगर इस कंपाउंड से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होता है और अगर वो राइट एंगल पर रोटेट करता है तो वो जो गिवन कंपाउंड था वो क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, कंपाउंड होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जो है बेटा वो राइट एंगल पर रोटेट हो रहा है। अरे देख पा रहे हैं क्या? Yes sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है ना। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो बेसिकली बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है बच्चों? Yes sir. ठीक है, तो चलो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये लेफ्ट एंगल पर रोटेट हुआ है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बेटा यहाँ से ये थीटा डिग्री पे लेफ्ट एंगल पर रोटेट हुआ, ये इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी को बेटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से, माइनस इनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। इनेंशियोमर्स क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा ना, ये टर्म क्यों यूज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लेवो रोटेटरी को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रोरेट और स्मॉल एल से, माइनस साइन से और स्मॉल एल से, और ये डेक्स्ट्रोरेटरी को बेटा प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल डी से। क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ना, आप लोग लिखते भी चलें, बाद में मैं इसको सेंड भी आपको कर दूंगा जब मैं पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा लूंगा तब। ओके Yes sir. ठीक है, चलो। तो और अगर जैसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, जैसा आया था ये, वैसे अगर ये बाहर निकल जाता है, मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होता, मतलब वो फोटो सेंसिटिव था, उसमें कोई इफेक्ट नहीं था। क्लियर है क्या? Yes sir. चलिए शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो, Yes sir. अब दूसरा टर्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग दूसरा टर्म देखेंगे बेटा, कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर क्या होता है, वापस आ जाए बेटा बोर्ड पे, सुन ले इधर। कायरल सेंटर, ठीक है ना बेटा। कुछ टर्मिनोलॉजी पहले हमको ना ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्या होता है कायरल सेंटर। किसी को मालूम है क्या बेटा कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर, ठीक है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा, एक ऐसा सेंटर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिड मतलब कोई ऐसा एटम बोलो, एक ऐसा एटम, उसको आप सेंटर मान लो, जो sp3, जैसे मैं बोल दूं बेटा, जैसे मैं बोल दूं जैसे ये कोई एक एम है, ठीक है ना, कोई एक एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, चारों के चारों सिंगल, 1 2 3 और 4, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। मतलब इस एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, 4 डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़े हो किसी एक एटम से, समझ पा रहे हो कि बेटा, अगर किसी एटम से जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो इस एटम को बोलते हैं कायरल एटम, या सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. क्या मैंने बोला, ऐसा सेंटर या ऐसा एटम जो sp3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, पहला चीज। दूसरा क्या मैंने बोला, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, ठीक है ना, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप,
ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर होना चाहिए और जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड ऑन इट। तो ऐसा जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, कायरल सेंटर। तो चलो डेफिनेशन नोट करेंगे बेटा, ठीक है ना, डेफिनेशन नोट करेंगे आप लोग। चलो क्या है, एक लिखेंगे, a chiral center is defined as an atom in a molecule। लिख रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ, लिखेंगे a chiral center is defined as an atom in a molecule that is bonded to 4 different chemical species या 4 different group। chemical species की जगह पे आप ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? Yes, sir. है ना, केमिकल स्पीसीज की जगह पे आप ग्रुप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वो कायरल सेंटर कार्बन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। सबको समझ में आ रहा है? अगर वो सेंटर कार्बन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। तो बेटा आपको ये इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जिसमें बेटा देखो ये दिख रहा है क्या, ये कार्बन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. sir. ये Yes, कार्बन जो है, कार्बन जो बेटा 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर जुड़ा हुआ है। देखो एक इधर मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये COOH है, ये एसिड है COOH, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है और ये क्या बेटा OH है। दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, मतलब आप थोड़ा सा इसको, मैं अगर ऐसे बोलूं बेटा, अगर मैं इसको हाँ ऐसे बोलूं, बेटा प्लीज म्यूट कर लेंगे। एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट ग्रुप, जैसे एक हो गया मिथाइल, एक हो गया COOH जिसको CO2H लिखा हुआ है COOH, एक है OH और एक है H। इन 4 डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक COOH। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, Chiral कार्बन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, चलो ये है कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा अब सुनेंगे, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, एक पॉइंट लिखा हुआ पढ़ेंगे, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ध्यान में रखना बेटा, ये बहुत सारे बच्चों को आपके साथ पढ़ रहे बच्चों से आप कभी पूछना, बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट होता है कि अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना बेटा, या अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसा मिथ बहुत सारे बच्चों को रहता है बेटा, ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन की वजह से ये समझते हैं कि अगर कायरल सेंटर हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव है कोई कंपाउंड, कायरल सेंटर नहीं है मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसा नहीं होता। पहले ही मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखाई हुई है कि प्रेजेंस, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये लाइन जो लिखा हुआ है क्या लिखा है बेटा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्या, बोलो, Chiral center. Chiral center is not any criteria for a molecule to be optically active। तो क्या बेटा हम कैसे चेक करेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। हम कैसे चेक करेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो प्लीज एक बार फिर से मैं बोलूंगा, कायरल सेंटर का होना या ना होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनता कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो या नहीं हो। देखो कायरल सेंटर कुछ भी हो सकता है ना, कायरल सेंटर कायरल कार्बन भी हो सकता है, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है भैया। सेंटर मतलब सेंटर, कोई भी आइटम हो सकता है। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. हाँ, तो सुने बेटा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया बेटा उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल कायरल हो। प्लीज इधर ध्यान दे, एक बार फिर से मैं बेटा आपको ध्यान इधर देना चाहूंगा, ठीक है ना, इधर देखो, सुनो, किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का होना
ये एक अलग बात है, और उस मॉलिक्यूल का कायरल होना ये अलग बात है। फिर से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है या मिसकंसेप्शन होता है बेटा, क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल है। ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं नेचर में कि किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है और वो कायरल है। ऐसे भी एग्जांपल है कि किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है और वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? ठीक, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। और अच्छा, और ऐसे भी एग्जांपल है कि किसी में कायरल सेंटर नहीं है पर उसके बावजूद भी वो मॉलिक्यूल कायरल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बेटा? किसी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए कायरल सेंटर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होते हुए भी वो कई बार वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता, या सेंटर है और वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का होना या ना होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। प्लीज ध्यान रखना कि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कोई अगर एक है तो ये है कि वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। तो चलो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन, क्या कि मॉलिक्यूल का कायरल होना क्या होता है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना सर, इतनी बातें आपने बोल दिया, आपने बातें बोली, क्या बोली सर? कायरल सेंटर है या नहीं है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने का। और आपने दूसरी बात कही कि कायरल सेंटर नहीं, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं है इसका मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। तो अब इसी बात को समझना, बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा, बहुत कम, मतलब अगर मैं बताऊं आप लोग बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत ही मजा आएगा, लेकिन बाहर बहुत सारे बच्चों के मिसकंसेप्शन होता है। ये लीडिंग पॉइंट है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और चुटकियों में आप आंसर करोगे, ठीक है ना, ये गारंटी है। बस आप लेक्चर ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कायरल मॉलिक्यूल क्या है, ये बला क्या है, ये कौन सा बला आ गया कायरल मॉलिक्यूल? तो सिंपल सी भाषा में बेटा, कायरल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाए। समझ पा रहे कि बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो वो मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। और अगर उस मॉलिक्यूल से कोई लाइट पास होती है, ठीक है ना बेटा, अगर उस मॉलिक्यूल से लाइट पास होती है तो 100% पास अगर होती है, कंडीशन ये भी होना चाहिए कि अगर लाइट पास हो जाती है ना। अब ऐसा देखो बेटा, ये देखो कायरल के लिए ना आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ना, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी में भी पूछा जाता है क्या ये माउस कायरल है कि नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो हर मॉलिक्यूल बेटा के लिए हम लोग ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में तब बात करेंगे जब मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट हो, जब उससे लाइट पास होता हो। समझ पा रहे हो क्या? तो हम ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिससे लाइट क्या Pass. लो पास हो, तो हम उसकी बात करें। तो पहले मैं कायरल मॉलिक्यूल के बारे में आ जाता हूं। ऐसे कई सारे कायरल मॉलिक्यूल है जिससे लाइट पास होता भी है और नहीं भी होता। समझ पा रहे क्या? तो चलिए, तो सुनेंगे बेटा, कायरल मॉलिक्यूल का पहला कंडीशन क्या बेटा? दो कंडीशन है कायरल मॉलिक्यूल चेक करने का। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया क्या, पहले क्या बताया बेटा? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ना ट्रांसपेरेंट हो वो तो छोड़ दो, वो सेकंड, वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जाएंगे। कायरल मॉलिक्यूल के लिए पहला कंडीशन क्या? इफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। अगर किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि वो कायरल कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल है। कायरल मुझे है। एक बात बताओ बेटा, ये स्पेक्स जो है ये कायरल है या नहीं? कायरल है। नहीं है बेटा, इसको ना दो सर, इक्वल ना। हाफ में डिवाइड कर सकते हो ना, ये यहां से डिवाइड कर दिया। अरे इस स्पेक्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे क्या? कर लेंगे कर सर। लेंगे। तो अगर डिवाइड कर लिया मतलब कायरल नहीं है। नहीं है। अगर डिवाइड नहीं कर पाते तो वो क्या होता? कायरल। कायरल।
कायरल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, ठीक है ना। ये एक मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओगे क्या? यस सर। सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ। नो सर। नहीं कर पाएंगे ना, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना। यस। तो एक बेटा आप इसको दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड करोगे, लाइक ऐसे डिवाइड करोगे, तो ये वाला पार्ट आपको अलग दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको अलग दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। यस ठीक है। सर। कैमरा बेटा, इसका कैमरा इधर आएगा, इधर कैमरा इधर आएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको ऐसे डिवाइड करना चाहोगे, ऐसे डिवाइड करना चाहोगे इस प्लेन से, तब भी बेटा ये वाला पार्ट अलग है और ये पीछे वाला पार्ट अलग है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्या इस मोबाइल को, फिर से सोचिए बताएं, क्या इस मोबाइल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। मोबाइल एक कायरल मॉलिक्यूल है, एक, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल बोलूं तो एक कायरल मॉलिक्यूल। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। बेटा ये डस्टर है, ये डस्टर है। इस डस्टर को साफ सुथरा समझ लो ना, ये बढ़िया साफ सुथरा है, ठीक है। क्या इस डस्टर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसको दो इक्वल हाफ में बेटा ऐसे, सर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना। तो Yes, इसको sir. दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो डस्टर है वो कायरल नहीं है। नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. घर आप अपने घर में बैठे हुए हो, घर की थोड़ा अब ऊपर की तरफ देखोगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? फैन। हाँ बेटा मुझे बताएं, क्या फैन जो है वो कायरल है या ए कायरल है? ए कायरल मतलब जो कायरल नहीं है वो ए कायरल है। फैन कायरल है या ए कायरल, बताओ। सर कायरल। सोच के बताना अच्छे से। एक आयरन। एक आयरल। तो एक आयरल। ए कायरल मतलब क्या है? फैन को हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं क्या बेटा? यस सर। यस सर। अगर आप सोचते हैं कि हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप सबको चश्मा लगाने की जरूरत है बेटा, स्पेक्स लगाने की जरूरत है। अच्छे से देखो एक बार, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, आप देख पा रहे होंगे उसके जो ब्लेड होते हैं ना, पंखे के जो ब्लेड है वो किसी एक डायरेक्शन पर्टिकुलर कुछ इस तरह से टिल्टेड होते ही नहीं होते? यस सर। यस। क्या इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे क्या? आप सोच रहे होंगे सर फैन तो ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये लाइक ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा है और ऐसा है, तो सर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते। ये वाला जो ब्लेड है ना, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, थोड़ा सा आप देख पाएंगे ये कुछ ऐसा टिल्टेड होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है। अरे हाँ कि ना? यस Yes. सर। तो क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है क्या? नो सर। नहीं। हाँ बेटा, ये मैं देखो, मैं ना ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल मिलेगा भी, ठीक है ना। तो ये हम लोग कोई ना मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, एकदम सीरियस बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। अच्छा, आपके जो जूते हैं, शूज हैं, जो अगर आप पहने होंगे या बाहर कहीं रखे होंगे बेटा, आप बताओ आपके शूज जो है, शूज एक पर्टिकुलर एक शूज ना, पेयर नहीं, एक शूज, क्या शूज कायरल है या ए कायरल? कायरल। कायरल। सोच के बताओ। सर एक आयरल। ए कायरल। कितने बच्चे कहते हैं कि आपके जो शूज है या स्लीपर चप्पल जो भी है बेटा वो ए कायरल? कितने बच्चे कहते हैं ए कायरल है? ज्योति, ओके, और विवेक भी कहते हैं ए कायरल है। और बेटा आयुषी, भावना, हर कीर्तन, खुशी, नीलम, पलक, प्रांशी, रुचि, सिमरप्रीत, तो दो ही बच्चे कहते हैं कि ए कायरल, बाकी बच्चे कायरल कहते हैं कि इनमें से वो भी है कि सर हमको नहीं पता। तीसरा ऑप्शन सर ये भी है, हमको नहीं पता। चलो सुनेंगे मेरी बात बेटा, जिन भी बच्चों को लगता है, मतलब विवेक एंड ज्योति, अगर आपको लगता है कि ये कायरल ए कायरल है, तो आप ब्लेड या कैंची लेके आए, सीजर लेके आए बेटा, और उसको काट के देखिए एक बार, प्लीज काट के देखिए क्या वो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं या नहीं। बेटा स्लीपर जो है या शूज जो है बेटा, वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे,
मैं डायरेक्ट अगर मैं सही तरीके से बना पाऊं तो कुछ ऐसा, अरे मतलब कुछ ऐसा ही होता है बेटा। यस सर। ऐसा ऐसे कुछ होता है। Yes, sir. हाँ बेटा, तो ध्यान में रखना ना, ये जो है ना, ये कुछ हल ऐसा थोड़ा सा, मतलब ये एकदम एग्जैक्ट बेटा ये बीच में नहीं होता, ये जो कर्व है बेटा, इसको दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं कर पाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार काट के देख लेना, ठीक है ना। आप इसको ऐसा इक्वल डिवाइड में कर पाओगे ना, इसको ऐसा, ठीक है ना, दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर, और ना ही आप इसको ऐसे बेटा, एक प्लेन ये भी था ना, ऐसा काटोगे ना तो बेटा इधर अलग, सामने वाला पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग होगा। अरे यस और नो? यस तो सर। हाँ, तो प्लीज तो ध्यान रखें कि कायरल मॉलिक्यूल को कैसे चेक किया जाता है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड नहीं कर पाए, दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल कायरल है। तो कंडीशन नंबर 1, एक कंडीशन ऐसे चेक कर लो, या दूसरा कंडीशन, और दूसरा कंडीशन बहुत ही आसान भी है, देखना बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा कंडीशन आपने कर लिया, मतलब बेटा सीधे कहानी खत्म कि मॉलिक्यूल कायरल है। पहला भी वही चीज है लेकिन दूसरा आसान है। दूसरा आसान क्या और कैसे? अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता हो, अगर कोई मॉलिक्यूल, फिर सुनेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है, तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज वाला भी मॉलिक्यूल जो उसका मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है, वो दोनों मॉलिक्यूल इंडिविजुअली, ये भी और ये भी, दोनों क्या है? कायरल है। दोनों क्या है? कायरल है। या अगर मैं सीधी बात कर लूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए तो ये मॉलिक्यूल कायरल है। बेटा अब सुनेंगे, अब काम के बाद, सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? तो चलो एक बार सुपर इम्पोजेबल की बात कर लेंगे। सुपर इम्पोजेबल मालूम होगा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी समझ में आ जाएगा। बेटा सुपर इम्पोजेबल क्या है, कौन बताएगा? सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एनीवन बेटा? आयुषी, भावना, हरकीर्तन, ज्योति, खुशी, नीलम, ठीक है, पलक, प्राची, रुचि, सिमर एंड विवेक, कोई तो बताओ। सर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं और अगर वो दिख रहा है तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और अगर नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली हिडन हो चुका है एक के पीछे एक, तो वो इम्पोजिबल है। बस इट मींस कवर करना। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पूरा पूरा कवर कर लिया, ढक लिया, ये तो बात है ना। यस सर। है ना? जैसे कि अगर मैं कहूं क्या कि ये जो पाम है, ये हथेली है, ठीक है ना, इस हथेली को कोई दूसरी हथेली पूरा पूरा जो ढक लेता है, तो इसको कहे एक बार सुपर इम्पोज कर लिया। Yes, sir. यस यही तो है सुपर इम्पोजेबल, कवर करना। यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा, सुपर इम्पोजेबल जो वर्ड्स है ना, अब यहाँ पे फिर से आपको, ठीक है ना, करेक्ट करने की जरूरत है। क्या सुपर इम्पोजेबल का मतलब जस्ट कवर करना नहीं होता। सुपर इम्पोजेबल का मतलब जस्ट कवर करना नहीं होता, बल्कि कवर ऐसे किया जाए, कवर इस तरीके से किया जाए कि कोई मॉलिक्यूल पहले जैसा दिखाई देता था, कवर करने के बाद भी वो वैसा ही दिखाई दे, वैसा ही दिखाई दे, बिल्कुल चेंजेस नहीं हो। मतलब क्या? मतलब ये कि बेटा ये मेरी हथेली आपको दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. सर। इसका पिक ले लेंगे, आंखों से ही पिक ले लेंगे। ले लिया? यस सर। यस सर। ले लिया ना? Yes, हाँ। sir. अब देखो, अब मैं इसको कवर कर रहा हूं इस दूसरी हथेली से, ये दूसरी हथेली इसको कवर कर लिया। बेटा कवर करने के बाद इसकी पिक ले लेंगे आंखों से। ले लिया क्या? यस सर। यस बेटा मुझे सर। बताओ, क्या ये हथेली अब बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है क्या? No, sir. नो नो सर। सर। बेटा इस हथेली में आपको मेरी हाथ की
बहुत स्ट्रॉन्ग रेखाएं, ठीक है ना, मेरी किस्मत बुलंद जो दिख रही है, नजर आ रही होगी, अरे आ रही नहीं आ रही है, आ रही है सर। Yes, sir. इसमें दिख रहा है क्या? No, sir. नहीं दिख रहा ना बेटा, ये हथेली का वेंट्रल सरफेस है बेटा, इसमें आपको वेंट्रल सरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे रख दूं तो ये हथेली ऐसे टाइप में दिखाई दे रहा होगा, मतलब डॉर्सल सरफेस दिखाई दे रहा Yes, होगा। sir. ये इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक्चुअल में अब ऐसे दिखाई दे रहा है। तो बेटा ध्यान में रखना, सुपर इम्पोजेबल जो है ना, ये 3 डायमेंशनल फिनोमिना है, जस्ट कवर करना नहीं, 3 डायमेंशनली कवर करना, ठीक है ना, जस्ट कवर करना नहीं बल्कि 3 डायमेंशनली, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर किसी से सुपर इम्पोज होता है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज होने के बाद भी वैसा ही दिखाई दे जैसे वो पहले था। ठीक है बेटा, एक बार हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको समझाता हूं एक डायग्राम से। चलो देखना बेटा, और ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लोगे ना, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा, अभी प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट बेटा सुनने, कायरलिटी बेटा दिखाई दे रहा है कि कायरलिटी, कायरलिटी मतलब कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरलिटी। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर। कायरलिटी का कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? पहला, the molecule cannot be divided into 2 equal half। अगर किसी मॉलिक्यूल को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ना, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया बेटा चेक करने का। दूसरा कंडीशन क्या है? if a molecule which is non superimposable on its mirror image molecule then both are individually chiral। तो बेटा आपको दिख रहा होगा इमेज में, हथेली दिख रहा है क्या? Yes, sir. बेटा Yes. अगर मैं वेंट्रल को वेंट्रल ही रहने दूं तो क्या हथेली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पा रही है? No, sir. नो सर। दोनों के अंगूठे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब है हाँ, तो वो हथेली एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही है, ठीक है ना बेटा। इसीलिए ना हम लोग ना हथेली को ऐसे पलटने नहीं है, वेंट्रल को वेंट्रल ही रखना होता है, डॉर्सल को डॉर्सल ही। तो अगर आप वैसे रखेंगे तो ये उसको कवर नहीं कर पा रही। यहाँ पे जस्ट कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 डायमेंशनली कवर करना इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ रहा है क्या? देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट देखेंगे बेटा, तो पहला ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं जो हथेली है, अगर मैं हथेली बोलूं बेटा, क्या हथेली कायरल है कि ये कायरल है? Sir, chiral. कायरल है। हथेली क्या है बेटा? कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि उस हथेली का जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज जैसे कि मैंने अभी आपको मैंने अपने दोनों हथेली दिखाया, ये हथेली आपस में बिल्कुल मिरर इमेज के जैसे थे बेटा, है ना। हथेली दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज के जैसे ही है, ठीक है ना। तो ये बेटा इसका ये जो है मिरर इमेज है, और ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है बल्कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पे देखेंगे ना, साइड में छोटा सा स्क्रीन में मैं दिखाई दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? Yes, sir. दे रहा हूँ ना, हाँ। तो वहां पे देखेंगे कि मेरी दोनों हथेली जो है बेटा वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है ना, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। नहीं है। तो ये दोनों हथेली इंडिविजुअली क्या है? कायरल है। चलो सेकंड बेटा एग्जांपल देखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट देखेंगे बेटा। एक रखा गया फ्लास्क, रखा गया बेटा, अरे ठीक है, Yes, और एक और फ्लास्क है। अगर मैं किसी तरीके से, ठीक है ना, किसी तरीके से ना ऐसे एक के ऊपर एक रख पाऊं, एक के ऊपर एक रख पाऊं, ठीक है बेटा, तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर। yes, होगा sir. ना? होगा. होगा बेटा। जैसे आप घर में ग्लास होता है पानी का, ठीक है ना, आप स्टील का यूज करते हैं, स्टील का या जो भी स्टील का यूज करें, क्योंकि स्टील जो होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर एक रख सकते हैं हम लोग, स्टील ग्लास जो होता है, ठीक है ना, तो वो आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जब हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमको वो ग्लास ऐसा लगता है, दूर से अगर देखे तो बिल्कुल वो एक ही है, 2 ग्लास हमको दिखता ही नहीं है। यस और नो? Yes, यस sir. सर। क्यों? क्योंकि वो 3 डायमेंशनली एक दूसरे को सबको क्या कर दिए? कवर कर लिए है कि नहीं? Yes, sir. तो सुपर इम्पोजेबल जो टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिनोमिना है। सुपर इम्पोजेबल जो वर्ड है वो एक 3 डायमेंशनल फिनोमिना है, मतलब 3 डायमेंशनली अगर, ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कवर कर लेता है, इसका मतलब है कि वापस से सुपर इम्पोजेबल है। और अगर 3 डायमेंशनली कवर नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। सबको समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, सबको Yes, इतनी sir. बात Yes, समझ sir. में आ गई? हाँ, तो अब ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर एक पहला पॉइंट क्या, देखिए नोट लिखा हुआ है बेटा डार्क कलर में, ठीक है ना, कि कोई भी कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का होना या ना होना ये जरूरी कंडीशन नहीं है, बल्कि जरूरी कंडीशन ये है क्या, कि वो मॉलिक्यूल क्या हो, कायरल हो। देखो लिखा है वहां पे, chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active। कौन सा कंडीशन necessary and sufficient condition है बेटा? Chirality. हाँ, chirality, ठीक है ना। तो chirality, तो प्लीज ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा गया है नीट में ना, ध्यान रखना, मेडिकल एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कौन सा कंडीशन जो है, ठीक है ना, वो नेसेसरी या सफिशिएंट है किसी भी और कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active। अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, बट हमने कई सारे क्या मॉलिक्यूल्स देखे, ठीक है ना, उस पे हमने एक्सपीरियंस किया, तो फाइनली हमको एक रिजल्ट सामने आया बाय एक्सपीरियंस। एक रिजल्ट सामने आया बाय एक्सपीरियंस, क्या बेटा, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एकमात्र सिंगल कायरल कार्बन प्रेजेंट है, एकमात्र कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल क्या था, कायरल था। वो मॉलिक्यूल क्या था, कायरल था। और अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्टिव भी है। एक बार फिर से बोर्ड की तरफ देखेंगे बेटा, एक बार फिर से बोर्ड की तरफ देखेंगे, देखो भी है ना, फिर से सुनना ध्यान से, बड़ा मजेदार है बेटा, ध्यान से एकदम फोकस्ड रहे ना, फोकस्ड रहे, ठीक है ना। क्या कि बेटा देखो, कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक कायरल कार्बन होगा, दो कायरल कार्बन होगा, तीन भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो क्या। तो मैं बाकी के बारे में आपको नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एकमात्र सिंगल कायरल कार्बन, कायरल सेंटर में भी कौन सा सेंटर, कार्बन वाला सेंटर, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. बाय एक्सपीरियंस हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये एक्सपीरियंस से ये रिजल्ट सामने आया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एकमात्र कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल 100% कायरल होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, आज तो ये नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा भी आप लोग को कैसे, ठीक है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में एकमात्र कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। अगर वो मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो यहां पर बेटा, तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बट इफ देयर इज ओनली वन कार्बन इन अ मॉलिक्यूल दैट इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बात सबको समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. तो ये Yes, प्लीज इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे सारे पॉइंट आपको सबको एकदम क्लियर है, सारे पॉइंट, Yes, sir. ठीक है ना। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा, ऐसा सेंटर जिससे जुड़े हुए, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसा सेंटर कायरल सेंटर है। वो सेंटर कार्बन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई कार्बन है जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। ध्यान में रखना, इसमें एक लाइन भी लिखा हुआ बेटा कि वो जो कार्बन जो है ना उस पर sp3 होना चाहिए, ठीक है ना। उस कार्बन को क्या होना चाहिए बेटा, sp3, ध्यान रखना, एन sp3 कार्बन, ठीक है ना। इन एन sp3 कार्बन इन अ मॉलिक्यूल दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट केमिकल स्पीसीज आर नोन एज कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, किसी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है बेटा, कौन बताएगा क्या फर्क पड़ता है, किससे फर्क पड़ता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। Chirality से सर। हाँ, कायरलिटी से, ठीक है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो कंपाउंड 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे बेटा, पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन क्या, सर अगर वो 2 इक्वल है तो डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसको 2 इक्वल यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल है। और सेकंड कंडीशन क्या बेटा,
सर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करेगा। हाँ, कि अगर कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता हो, अगर कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता हो, ठीक है ना, तो वो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। और उसका मिरर इमेज वाला भी मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। इसको भी नोट करेंगे बेटा, इसको भी नोट करेंगे। नोट कर लिया? यस यस सबने सर। कर लिया? सबने कर लिया बेटा? यस सर। और ये वाला लाइन भी नोट कर लेंगे ना, ये वाला लाइन भी नोट कर लेंगे। कौन सा? ये नोट कर लेंगे बेटा, ये वाला। बट इफ देयर इज ओनली वन कलर कार्बन, ये जो पॉइंट है ना, ये हमने बाय एक्सपीरियंस जाना है, कि किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक मात्र कलर कार्बन प्रेजेंट है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए बच्चों, तो ये आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं, ठीक है ना, जो बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी दिक्कत, एनी डाउट, तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में जाने से पहले मैं आपसे पहले सवाल जवाब करूंगा जो हमने आज पढ़ा है। तो प्लीज अभी क्लास के बाद एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, और देन उसके बाद जब उस क्लास जो हम क्लास नेक्स्ट क्लास जब आएगी बेटा, ठीक, नेक्स्ट टर्न पे, तो आप उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, मिलते हैं अगले sir. लेक्चर में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।